हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का हमारी जीवा क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने भूगोल की सीरीज शुरुआत की थी। भूगोल के साथ साथ में हमने एक न्यू सीरीज की शुरुआत की थी, पुरस्कार की। पुरस्कार में सबसे पहले हमने नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की है और नोबेल पुरस्कार में आज हमारा तीसरी क्लास होगी। आज हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से लोग हैं ऐसे कौन से भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अभी तक मैं बता देना चाहूँगा कि अभी तक 2019 तक भारत के ऐसे 9 लोग हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। सबसे पहले 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को प्रदान किया गया था, तो उनके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे। डिटेल में थोड़ा पढ़ लें, इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कौन से। सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर। इनका जन्म डेट ऑफ बर्थ, इनका जन्म 7 मई 1888 ईस्वी को बंगाल में हुआ था। 7 मई 1888 ईस्वी को बंगाल में हुआ था। इनका डेट ऑफ डेथ मतलब ये एक्सपायर कब हुए थे, तो ये एक्सपायर हुए थे 7 अगस्त 1941 को। और इनको नोबेल अवार्ड कब मिला था? 1913 ईस्वी को इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। किस चीज़ के लिए मिला था? इनको साहित्य के लिए मिला था। साहित्य में कौन सी रचना थी इनकी? गीतांजलि। गीतांजलि के लिए इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इन्होंने 1912 ईस्वी में गीतांजलि की रचना की थी। 1912 में गीतांजलि की रचना की थी और 1913 ईस्वी में इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इनके बारे में, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में थोड़ा जान लें। इनके पिता का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर, फादर थे, जबकि मदर का नाम था शारदा देवी। इनकी माँ का नाम था शारदा देवी और पिताजी का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर, जबकि इनकी पत्नी का नाम था मृणालिनी देवी। इनकी पत्नी का नाम था मृणालिनी देवी। इनकी माँ का नाम था शारदा देवी, पिता का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर, इनकी पत्नी का नाम था मृणालिनी देवी। इनके 5-6 बच्चे थे। अब बच्चों के बारे में इतना डिटेल डिस्कस नहीं किया जाएगा। बस जब ये 4 साल के थे, इनकी माँ का देहावसान हो गया। जब ये 4 वर्ष के थे तब इनकी माँ चल बसी थी। जब ये 4 वर्ष के थे तब इनकी माँ चल बसी थी। इनका पालन पोषण या बचपन में इनका पालन पोषण करने वाला कोई नहीं था। इनके पिताजी का बिजनेस था, जो बिजनेस के चक्कर में घर पे बहुत कम रुका करते थे। महीनों ये बाहर रहा करते थे। अब इनके घर में इनके भाई हुआ करते थे और इनके पिता, और घर में इनके जो नौकर थे, वही नौकर, इनके घर में जो नौकर काम किया करते, वही लोगों ने इनका लालन पालन किया या इनका पालन पोषण किया। चूँकि इनकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी, इनको घर की या प्राथमिक शिक्षा या बचपन में इनको शिक्षा देने वाला कोई नहीं था। जो शिक्षा बचपन में या पालन पोषण के दौरान जो माँ के द्वारा दिया जाता, वो शिक्षा इनको नौकरों के द्वारा मिली थी। इसके बावजूद ये इतने स्ट्रांग थे, इनका IQ लेवल इतना स्ट्रांग था कि ये 8 साल की उम्र में ये साहित्य की रचना करने लगे। जब ये 11 साल के हुए तो इनको अपने पिता के साथ में गोल्डन टेम्पल जाने का मौका मिला। जब ये 11 वर्ष के थे
11 वर्ष के थे तो इनको अपने पिताजी के साथ गोल्डन टेम्पल जाने का मौका मिला। और जब वहाँ गए तो गोल्डन टेम्पल गए तो वहाँ पर गोल्डन टेम्पल में गुरुवाणी गुरुवाणी सुनी इन्होंने। जब ये गुरुवाणी सुने तो उससे ये बहुत इनका लगाव हो गया, इनका लगाव हुआ, ये बहुत आकर्षित हुए उस गुरुवाणी से, बहुत आकर्षित हुए। और उस टाइम महज कुछ ही दिनों में ये 6 सिख धर्म से जुड़ी 6 बाल कविताएं लिख डाली। महज ही कुछ ही दिनों में सिख धर्म से जुड़ी 6 बाल कविताएं की रचना कर दी है। इनके पिताजी, जो कि जानते हैं सब लोग कि इनके पिताजी बिजनेसमैन थे। तो ये बोलपुर के पास, कोलकाता में बोलपुर के पास एक ज़मीन ली थी, प्रॉपर्टी खरीदी थी। उस प्रॉपर्टी का नाम, जो ज़मीन लिए थे उस जगह का नाम रखे थे शांति निकेतन। उस जगह का नाम इनके पिताजी ने क्या रखा था? शांति निकेतन। जब रविंद्रनाथ टैगोर 40 वर्ष के हुए तो उस शांति निकेतन में जाकर के उस शांति निकेतन में गए और वहाँ पर एक एक्सपेरिमेंटल नाम से स्कूल खोल दिया। जब ये 40 वर्ष के थे, जब ये रविंद्रनाथ टैगोर 40 वर्ष के थे, तब कहाँ जाते हैं? जहाँ पर इनके पिताजी ने प्रॉपर्टी खरीदी थी, उस प्रॉपर्टी का नाम रखे थे, उस जगह की प्रॉपर्टी का नाम था शांति निकेतन। तब ये 40 वर्ष की उम्र में उस शांति निकेतन में जाते हैं और वहाँ पर एक स्कूल खोलते हैं। उस स्कूल का नाम रखते हैं एक्सपेरिमेंटल स्कूल। एक्सपेरिमेंटल स्कूल में ये था कि इनका कहना था, रविंद्रनाथ टैगोर का कहना था कि 4 दीवारी के अंदर बैठ करके शिक्षा ग्रहण नहीं की जा सकती। ये चाहते थे कि अगर शिक्षा ग्रहण करना है तो प्रकृति से जुड़ करके ही शिक्षा ग्रहण करें, वही शिक्षा महत्वपूर्ण शिक्षा है। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंटल स्कूल खोला शांति निकेतन में, और बच्चों को वहाँ पर पढ़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बड़े लोगों के बच्चे आते थे, उन्हें बड़े लोगों ने अपने बच्चों का एडमिशन करा रखा था। तो वहाँ पर बच्चे आते थे तो बच्चों को ये वृक्ष के नीचे बैठा करके पेड़ कैसे बड़े होते हैं, कैसे नहीं होते, कैसे फल देते हैं, उन सब के बारे में धीरे धीरे बच्चों को शिक्षा दिया करते थे। प्रकृति के बारे में कुल मिला के पूरा प्रकृति से जुड़ी हुई अपने बच्चों को शिक्षा देते थे। मगर धीरे धीरे क्या हुआ कि ये स्कूल नहीं चल पाए, मतलब स्कूल चल नहीं पाए, मतलब फेल हो गई। स्कूल नहीं चल पाए मतलब उनका बिजनेस जो था वो फेल हो गया। अब एक टाइम ऐसा आया इनके पास कि जो पैसे थे, इनके पास जो पैसे थे तो पैसे सब खत्म हो गए। जैसे कि मैंने बताया था अल्फ्रेड नोबेल के बारे में कि अल्फ्रेड नोबेल के परिवार में भी ऐसा कुछ हुआ था कि एक टाइम उनके पास बहुत सारा पैसे थे, तो उनके पिताजी ने उनके पूरे अपने परिवार को अपने पास बुला लिए। कहाँ? रूस में रहने लगे। उनका बिजनेस अच्छा चल रहा था। 1856 से 56 तक मैंने बताया था कि उनका बिजनेस अच्छा चला। 56 के बाद दूसरा घाट आया तो उनका बिजनेस ठप हो गया। मतलब एक टाइम ऐसा आया कि एकदम बहुत अच्छी कंडीशन में, तो एक टाइम ऐसा आया था उनके साथ कि बहुत बुरी कंडीशन से गुजरे थे। वही कंडीशन इनके साथ थी कि इनके पास जब इनके पिताजी अच्छा खासा इनका बिजनेस चल रहा था तो बहुत अच्छा ये चल रहा था। लेकिन एक टाइम ऐसा है जब इन्होंने स्कूल खोला, स्कूल नहीं चल पाए, तो वो जो बिजनेस था इनका पूरा चौपट हो गया, जो पैसे थे सब चले गए। अब इनके पास ऐसा टाइम आएगा कि खाने पीने के इनके लाले पड़ने लगे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि 1901 ईस्वी में इनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। इनकी पत्नी की, रविन्द्रनाथ टैगोर की पत्नी का नाम मैंने क्या बताया था? मृणालिनी देवी। 1901 ईस्वी में इनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है और 1905 ईस्वी में इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। 1905 ईस्वी में इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है और 1901 ईस्वी में इनकी पत्नी की। इसके बावजूद ये धीरे धीरे कैसे
चल रहे थे। और इसके बाद आता है 1913 ईस्वी। जब ये 1913 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार मिला, जब 1913 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार मिला तो इतना सारा पैसा मिला था, जानते हो आप लोग कि बहुत सारा पैसा मिलता है। तो जब बहुत सारा पैसा मिला तो इन्होंने क्या किया कि अब आगे अच्छा नए तरीके से अपना बिजनेस शुरू किया। जब नए तरीके से अपना बिजनेस शुरू किया तो जो एक्सपेरिमेंटल नाम से इन्होंने स्कूल खोल रखा था ये फेल हो गई थी। तो 1918 में जाकर के उस स्कूल को विश्व भारती विश्वविद्यालय में इन्होंने बदल दिया था। जिस स्कूल को इन्होंने एक्सपेरिमेंटल नाम से स्कूल खोला था वो स्कूल फेल हो गई थी। इसके बाद उसी स्कूल को इन्होंने विश्व भारत विश्वविद्यालय उस एक्सपेरिमेंटल स्कूल को विश्व भारत विश्वविद्यालय में कन्वर्ट कर दिया या बदल दिया। इनके बारे में इतना ही था। और इसी विश्व भारत विश्वविद्यालय में भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की थी। इनके बारे में इतना ही। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। अभी मैंने बताया 1913 ईस्वी में, अब दूसरा मिलता है 1930 ईस्वी को। 1930 ईस्वी को दूसरा मिलता है सीवी रमन को। सीवी रमन, इनको मिलता है सीवी रमन को। सीवी रमन को मिलता है। इनके बारे में थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ। डेट ऑफ बर्थ 7 नवंबर 1888 ईस्वी को हुआ था। 7 नवंबर 1888 ईस्वी को उनका डेट ऑफ बर्थ है। और 21 नवंबर 1970 ईस्वी को इनकी डेथ हो जाती है। 7 नवंबर 1888 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली क्या नाम था? तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में इनका जन्म हुआ था। और कर्नाटक के बेंगलुरु में इनकी डेथ हो गई थी। एक चीज और मैंने बताया था रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में जो नोबेल पुरस्कार मिला था, एक टाइम ऐसा आया था उनके नोबेल पुरस्कार को भी लोगों ने चुरा लिया था। रविंद्रनाथ के नोबेल पुरस्कार को भी लोगों ने चुरा लिया था। सोच लो कैसे कैसे लोग हैं। मैंने क्या बताया था? रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। किस चीज के लिए मिला था? गीतांजलि नाम की कवि साहित्य लिखे थे इन्होंने। जो गीतांजलि नाम की बुक लिखे थे या अपना उपन्यास लिखे थे, उसके लिए इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। अब आते सीवी रमन। सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए फिजिक्स का रमन प्रभाव के लिए फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था। अभी कब मिला था? 1930 ईस्वी को। ये रमन प्रभाव क्या था? ये जब यूरोप के देशों में जा रहे थे, भारत से जब यूरोप के देशों में जा रहे थे तो भूमध्य सागर से जब ये गुजर रहे थे तो इन्होंने देखा कि जब भूमध्य सागर के ऊपर से गुजर रहे थे तो इन्होंने देखा कि भूमध्य सागर के पानी जो है उसका पानी बाकी सागरों के अपेक्षा कुछ ज़्यादा निकला था। तो
तो उन्होंने सोचा ऐसा क्या कारण है कि इस सागर का पानी इतना नीला है, बाकी सागरों की अपेक्षा इस सागर का पानी ज़्यादा नीला है, इसके पीछे कारण क्या है। तो उन्होंने वहीं से उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया, और वही समय था जो इनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट था कि वो सागर से गुजर रहे थे, भूमध्य सागर से गुजर रहे थे। भूमध्य सागर से गुजरने के बाद उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि ऐसा क्या कारण है कि ये इस सागर का पानी बाकी सागरों की अपेक्षा ज़्यादा नीला है। तो उन्होंने सोचा कि इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, लाइट का ही इसके पीछे कुछ कारण है कि बाकी सागर का पानी कम नीला है और इस सागर का पानी कुछ ज़्यादा ही नीला है। तो इसके पीछे लाइट का कारण है, लाइट का कारण है। तो इन्होंने ऐसा सोचा और इसके ऊपर उन्होंने क्या खोज करना शुरू कर दिया। जब इन्होंने खोज करना शुरू कर दिया तो सब फाइनल इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था जिसे बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन्होंने 28 फरवरी इन्होंने अपने जो इन्होंने उसका डिस्कवर किया था, जो इन्होंने इन्वेंशन किया था, या इन्होंने जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की खोज की थी उसके बारे में इन्होंने 28 फरवरी को अपना इन्वेंशन के बारे में बताया था। इस कारण से, इसी इन्वेंशन के कारण से भारत में 28 फरवरी को हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इन्हीं के उपलक्ष्य में कि इन्होंने 28 फरवरी को सबसे पहले फिजिक्स के क्षेत्र में रमन प्रभाव दिया था। इस कारण से इन्हीं के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। जब स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर ये काम कर रहे थे तो ये अकेले इन्होंने काम नहीं किया था, इनके साथ में इनका एक दोस्त था। इनके दोस्त का नाम था कृष्णन करके था, कृष्णन। इनके साथ में इनका दोस्त या इनका क्या बोला जाए, इनका शिष्य था, एक तरह से कहा जाए तो इनका शिष्य था, मगर वो पूरी तरह से इनके दोस्त की तरह था। तो इनके साथ इसकी खोज करने में इनके साथ जो वर्क किया था वो कृष्णन पूरी तरह से इनके साथ 99% इनके साथ काम किया था। जितना भी खोज किया उसका 99% साथ में मिलकर किया। और ये बात किसने कहा था? ये बात सीवी रमन ने अपने इंटरव्यू में कही थी कि हाँ, मेरे साथ कृष्णन ने इस कार्य के लिए काम किया था, या इस इन्वेंशन के लिए उन्होंने काम किया था। मगर नोबेल पुरस्कार मिला किसको? सीवी रमन को, केवल सीवी रमन को। लेकिन ये बात कृष्णन ने कभी नहीं कहा कि हमने सीवी रमन के साथ ये काम किया। मगर इस बात को कहाँ से पता चलती है? इन्होंने अपने इंटरव्यू में इस बात को एक्सेप्ट किया था, सीवी रमन ने। सीवी रमन के बारे में इतना ही, और आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। इनको फिजिक्स के क्षेत्र का मिला था, फिजिक्स का। किसके लिए? रमन प्रभाव के लिए, रमन प्रभाव। इसके बाद थर्ड पढ़ देते हैं। 1968 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 ईस्वी में जेनेटिक्स कोड के लिए डॉक्टर हरगोविंद खुराना को मेडिसिन के क्षेत्र में, यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1968 ईस्वी में दिए गए थे। इनके बारे में इतना ही, इसलिए क्योंकि पहले भारत के थे, बाद में जाके विदेश में रहने लगे, इसलिए इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना जानना है कि इनको किस क्षेत्र का कब नोबेल पुरस्कार मिला था और इन्होंने किस पे काम किया था। तो जेनेटिक्स कोड पे इन्होंने काम किया था, इस कारण से इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1968 ईस्वी में। 1968 मेडिसिन के लिए, इसके बाद मेडिसिन के लिए
जेनेटिक स्कूल। इसके बाद आता है 1979 मदर टेरेसा। मदर टेरेसा ये भारतीय तो नहीं थी, मदर टेरेसा भारतीय नहीं थी, मगर इनके बारे में पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि इन्होंने जितना काम किया भारत में रहकर के ही ज़्यादा इन्होंने अपना कार्य किया था। सामाजिक सेविका थी, इसलिए इन्हें शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। इनका जन्म लिख लो, डेट ऑफ बर्थ इनका जन्म हुआ था मैसिडोनिया। इनका जन्म मैसिडोनिया में हुआ था, लेकिन मूल स्थान था अल्बानिया। इनका मूल स्थान था अल्बानिया। इनका जन्म हुआ था मैसिडोनिया में, इनका घर था पहले अल्बानिया में, लेकिन इनकी फैमिली उठ के कहाँ चली गई, मैसिडोनिया में। तो इनको क्या बोलते हैं, मैसिडोनिया में जन्म हुआ था। कब हुआ था? 26 अगस्त 1910 ईस्वी को। 26 अगस्त 1910 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। 26 अगस्त 1910 ईस्वी को मैसिडोनिया में इनका जन्म हुआ था और इनका मूल स्थान था अल्बानिया। इसके बाद जब ये 8 साल की थी तो इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। जब ये 8 साल की थी तो इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। जब 18 साल की उम्र तक पहुंची, जब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई, तो ये बच्ची थी, छोटे ही थे, 8 साल की उम्र, कोई इतनी बड़ी तो नहीं हो गई थी। लेकिन जब धीरे धीरे ये बढ़ी, 18 साल की उम्र तक पहुंची, तो ये थोड़ा समझदार हो गई थी। तब इनको लगा कि अब संसार के मोह माया उसको त्याग करके समाज के सेवा के लिए इन्होंने सोचा कि कुछ कार्य किया जाए। तो इसके बाद ये 18 साल की उम्र में घर छोड़ करके किसी दूसरे देश चली गई थी और इसके बाद आयरलैंड चली गई थी। 18 साल की उम्र में घर छोड़ करके, 18 वर्ष की उम्र में घर छोड़ करके कहाँ चली गई? आयरलैंड चली गई। आयरलैंड में जाने के बाद आयरलैंड में कुछ दिन रही, वहाँ पर कुछ दिन तक काम करी, समाज सेविका काम करी। इसके बाद इनको एक बार मौका मिला भारत में आने के लिए। 1929 ईस्वी में भारत आने का मौका मिला। तो ये भारत आई, इनको 1929 ईस्वी में भारत आने का मौका मिला और भारत आई। और ये उत्तराखंड दार्जिलिंग में कॉन्वेंट स्कूल, दार्जिलिंग में कॉन्वेंट स्कूल में ये टीचर थी, शिक्षिका थी। तो स्कूल में पढ़ाती थी, मिशनरीज स्कूल जो चलती थी वहाँ पर पढ़ाती थी। तो इसके साथ में जो चैरिटी होता है ना, जो ट्रस्ट चलाते थे, तो वहाँ पर ये काम किया करती थी। और जो टाइम मिलता था, स्टार्टिंग में आई थी तो ये टीचर के तौर पे पढ़ा रही थी, लेकिन धीरे धीरे इनको भारत में रहते इनका हृदय परिवर्तन हो गया। जब ये भारत की गरीब जनता को देखी तो इनका हृदय परिवर्तन हो गया और फिर ये धीरे धीरे पढ़ाते जैसे पढ़ाने के बाद जो टाइम इनके पास बचता था, तो वो उस टाइम पे ये भारत की गरीब जनता जो थी, गरीब जनता मतलब ऐसे लोग जो बेचारे खाने पीने की जिनको कमियाँ होती थी या किसी को बीमारी होती थी या ऐसे लोग जो बेसहारा होते थे, उनके बीच में जाना शुरू कर दी। और इसके बाद इन्होंने सोचा कि ऐसे लोगों के लिए ही काम किया जाए, तभी अच्छा है। ज़िंदगी में जो अच्छा कोई काम करना तो वो काम है कि जो बेसहारा लोग हैं उनके भलाई के लिए कुछ काम किया जाए, जिससे कि ऐसे लोग आगे बढ़ सकें। तो इन्होंने फिर एक समय आया कि अपना स्कूल का काम छोड़ करके ये पूरे समाज सेविका होगी। और कहा जाता है कि 100 जो चैरिटी चलाती थी, जो मिशनरी चलाती, तो 123 देशों में इनकी मिशनरीज चलती थी। 123 देशों में जब इनकी मिशनरीज चलती थी, जब ये तो पहले नहीं पता था, लेकिन जब ये 1979 में एक्सपायर हुई, 5 सितंबर 1979 में जब एक्सपायर हुई, तब उस टाइम पे पता चला
कि इनके इनके जो चैरिटी थी, ये जो मिशनरी थी इतने देशों में चल रही, और इनके चैरिटी में कितनी सिस्टरें थी और कितने वर्कर काम करते थे बहुत से देशों में। तो इस कारण से 1979 को इनको नोबेल अवार्ड मिला, और 1980 ईस्वी में इनको भारत रत्न अवार्ड भी मिला था। 1969 में 79 में नोबेल पुरस्कार और 1980 में भारत रत्न पुरस्कार। और इसके पहले 1962 में 1962 में इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिल चुका है। इनको एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार और विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार, तीनों अवार्ड इनको मिले हैं। 1979 में इनको नोबेल पुरस्कार, 1980 में भारत रत्न पुरस्कार और 1962 में इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। शांति के लिए मदर टेरेसा को मिला। मदर टेरेसा को मिला। इसके बाद आता है 1983 में चंद्रशेखर। में चंद्रशेखर को एस्ट्रोफिजिक्स के लिए, एस्ट्रोफिजिक्स 1983 में चंद्रशेखर को एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में एस्ट्रोफिजिक्स के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने स्टार के ऊपर वर्क किया था। स्टार की जो तारे होते हैं, तारे कैसे बनते हैं, और ब्लैक होल की घटना नाम सुने होंगे। ब्लैक होल कैसे होता है, कैसे बनता है, ये क्या है, इन सब के बारे में इन्होंने अध्ययन किया था और बताया था। इस कारण से इनको एस्ट्रोफिजिक्स का 1983 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये सीवी रमन के भतीजे हैं। सीवी रमन जो हैं, सीवी रमन उनके भतीजे हैं। इनके बारे में इतना ही है, रब कर दिया जाए। इसके बाद आता 1998 अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को 1998 में अमर्त्य सेन को भारत का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इनको इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। बस इनके बारे में इतना है और कुछ नहीं। 1998 इकोनॉमिक्स अमर्त्य सेन। इसके बाद आता है 2009 में वी रामाकृष्णन वी रामाकृष्णन को केमिस्ट्री का राइबोसोम के स्ट्रक्चर पे काम करने के लिए मिला था। वी रामाकृष्णन को केमिस्ट्री का राइबोसोम स्ट्रक्चर राइबोसोम के स्ट्रक्चर पर काम करने के लिए केमिस्ट्री का इनको
नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। वी रामाकृष्णन को 2009 में केमिस्ट्री के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। राइबोसोम के स्ट्रक्चर पर इन्होंने काम किया था, इस कारण से इनको केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला था। केमिस्ट्री कहे के लिए राइबोसोम के स्ट्रक्चर पे। इसके बाद आते हैं कैलाश सत्यार्थी 2014 कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी, इनका जन्म मध्य प्रदेश के विदिशा में हुआ था। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में हुआ था इनका जन्म, और ये इंजीनियर थे। कैलाश सत्यार्थी इंजीनियर थे, और इंजीनियर की नौकरी छोड़ करके इन्होंने समाज की सेवा के लिए इन्होंने कार्य किया। इन्होंने समाज की सेवा के लिए कैसा कार्य किया था कि उस टाइम पे जो बच्चों की तस्करी की जाती थी, उन तस्करियों को रोकने के लिए इन्होंने आंदोलन चलाया था कि बचपन बचाओ आंदोलन। इन्होंने आंदोलन चलाया था 1980 ईस्वी में, बचपन बचाओ आंदोलन। इन्होंने अपनी नौकरी, इंजीनियर की नौकरी छोड़ करके बच्चों को बचपन को बचाने के लिए आंदोलन चलाया 1980 ईस्वी में। 1980 ईस्वी में इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। इस कारण से इनको 2014 में कैलाश सत्यार्थी और इनके साथ में मलाला यूसुफजई को, मलाला यूसुफजई पाकिस्तान के हैं और ये हमारे मध्य प्रदेश भारत के हैं। इन दोनों को संयुक्त रूप से 2014 का शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। मैंने बताया था मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र में नोबेल प्राप्त करने वाली एकमात्र व्यक्ति हैं। सबसे कम उम्र में इनको 17 वर्ष की उम्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 17 वर्ष की उम्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। लोग 17 वर्ष की उम्र में आज की डेट में हमारे भारत में 12th यानी 12वीं नहीं कंप्लीट कर पाते। 17 वर्ष की उम्र में 12वीं नहीं कंप्लीट कर पाते। उस उम्र में इस बच्चे को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इनके बारे में इतना ही है। शांतिगढ़ बचपन बचाओ आंदोलन। इसके बाद 2019 में अभिजीत बनर्जी, 2019 में अभिजीत बनर्जी 2019 में अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स का इनको इकोनॉमिक्स का 2019 में अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनके साथ में 2 लोगों को और मिला है। इनमें इकोनॉमिक्स का 2 लोगों को और पुरस्कार मिला है। इनके साथ में इनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था डफले करके, इनकी पत्नी का नाम था डफले करके, इनकी पत्नी का नाम है डफले या डफूलो, जो कुछ भी ऐसे ही। तो और इनका और एक और व्यक्ति हैं सेमेंजा। 2019 में 3 व्यक्तियों को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। इन्होंने वैश्विक गरीबी, ग्लोबल पॉवर्टी को कैसे कम किया जाए, विश्व में जो गरीबी फैली हुई है उस गरीबी को कैसे कम किया जाए, उसके ऊपर इन्होंने काम किया था। इस कारण से इनको इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके बारे में तो अवार्ड के बारे में इतना ही है। इकोनॉमिक्स इसको मिला है ग्लोबल पॉवर्टी। मैंने बताया था इनकी पत्नी और इनको मिला था। इनकी पत्नी को हम क्यों नहीं काउंट करते हैं, क्योंकि इनकी पत्नी भारत की नहीं है। अब वो भारत की हो गई हैं तो उससे क्या होता, लेकिन जो भारत की थी इसलिए भारत के जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे इनके लिए हमें लिख दिया था। अभी ये इनको मिला है।
अब हम पढ़ते हैं अब हम पढ़ेंगे सबसे यंग, ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। जैसा कि मैंने बार बार बताया, सबसे कम उम्र में 17 वर्ष की उम्र में मैंने बताया पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। मलाला यूसुफजई को, पाकिस्तान की हैं ये, इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था 17 ईयर में। जब ये 17 ईयर की थी तब इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। सबसे ओल्डेस्ट मतलब सबसे ओल्ड 97 ईयर में इनको जॉन बी गुड इनफ जॉन बी गुड इनफ, इनका नाम है जॉन बी गुड इनफ को केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार इनको 2014 में मिला था और इनको 2019 में मिला है। मलाला यूसुफजई को 2014 में मिला और जॉन बी गुड इनफ को 2019 में मिला है। ये हमारा था ओल्डेस्ट और यंग। अब इसके बाद थोड़ा सा और पढ़ना है। सबसे ज़्यादा आज तक सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले देश, सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार सबसे ज़्यादा किसने किया है? 380 नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? यूएसए 380। दूसरा पढ़ेंगे 132 नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? स्वीडन हम क्यों पढ़ते हैं? स्वीडन को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि स्वीडन की कंट्रीज को देती है, इसलिए हम स्वीडन के बारे में पढ़ते हैं। और तीसरा हम क्या पढ़ेंगे? तीसरा हम पढ़ते हैं, सॉरी मैंने स्वीडन गलत बोल दिया था, ये है यूके, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन। 132 ब्रिटेन को और 32 स्वीडन को। स्वीडन। और चौथा हम क्या पढ़ेंगे? भारत, क्योंकि हम भारत के, इसलिए हम भारत के बारे में पढ़ेंगे। भारत को कितना मिला? 9। 380 किसको मिला? अमेरिका को मिला है। 132 इंग्लैंड को मिला है, ये ग्रेट ब्रिटेन बोलो। और 32 स्वीडन को मिला है, स्वीडन खुद जो नोबेल प्रोवाइड कराता है। और चौथा 9 भारत को मिला है। हम भारत को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम खुद भारत से हैं, इसलिए हम इन 4 के बारे में स्टडी करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। आज की क्लास हम यही समाप्त कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।